हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन फाइनल चैप्टर देखने जा रहे हैं अपने टाइम सेवर कोर्स का विच इज़ वेक्टर्स एंड 3D। तो उसमें अपन पहला पार्ट आज देखेंगे विच इज़ वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वही पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस के थ्रू अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी और कंसेप्ट के साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वो कह रहे हैं अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस इज, है ना। अगर कोई वेक्टर अपने को बताना है इन चारों में से वो कौन सा वेक्टर है जो तीनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है। थोड़ा सा मैं आपके सामने फिगर बना देता हूँ तो फील आ जाएगा आपको। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। इसको तो आप बोर्ड के अंदर ही फील कर सकते हैं, ये जो बोर्ड ऑफ द स्क्रीन है इसके अंदर। और ये जेड अपनी तरफ आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहा है। तो आप सोचिए ना, अगर कोई वेक्टर तीनों ही एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मान लीजिए ऐसा कुछ टेढ़ा वेक्टर है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में हम एंगल वेक्टर अलजेब्रा के चैप्टर में कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा की मदद से। मतलब अगर हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सही है ना, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बिकॉज cos थीटा इज इजी टू कैलकुलेट इन वेक्टर्स एंड 3D। tan थीटा वाज इजी इन 2D ज्योमेट्री, वहां पे tan थीटा निकालना इजी होता था, 3D में cos थीटा निकालना इजी होता है। ठीक है, तो अब देखो ना क्या करते हैं अपन। अगर मुझे अपने वेक्टर का, इस वेक्टर को ए वेक्टर नाम दे देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो उसकी वजह आई कैप से एंगल निकाल लेते हैं। एक ही बात है, किसी वेक्टर का जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा वही उसका आई कैप से भी तो एंगल होगा। तो ऐसा करते हैं ना, अपन पहले वाले को पकड़ लेते हैं ना, पहले वाले को पकड़ते हैं और इसको नाम क्या दे दें अपन, ए वेक्टर नाम दे देते हैं। तो अपन एंगल निकाल लेते हैं कॉस ऑफ थीटा, है ना, बिटवीन आर ओन वेक्टर ए वेक्टर एंड आई कैप विच इज गोइंग टू बी ए डॉट आई कैप अपॉन मॉड ए मॉड आई कैप। ठीक है, बात करें अगर ए डॉट आई कैप की तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होता है किसी वेक्टर का किसी दूसरे के साथ, अपना दूसरा वेक्टर तो भी सिंपल सा आई कैप ही है, तो सबके साथ अलग अलग डॉट ले लेते हैं। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा, 1। क्यों आ जाएगा भाई आई डॉट आई 1? भाई आई डॉट आई क्या हो जाएगा, अब सोचिए ना, आई डॉट आई हो जाएगा मॉड आई मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि 0 डिग्री है। भाई एक वेक्टर का खुद से तो एंगल 0 ही बोलेंगे ना थ्योरेटिकली, अगर आप फील करें इस चीज को प्रैक्टिकली भी। तो आई डॉट आई तो हो जाएगा 1, क्योंकि मॉड ऑफ आई 1 होता है। तो ए डॉट आई अगर आप करेंगे आई डॉट आई 1, आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 90 0। सिमिलरली आई और के भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचिए ये आपका आई है मार्कर की तरफ, के मेरी ये वाली फिंगर है। तो आई और के भी परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ए डॉट आई 1 आ गया, अपॉन में आएगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ दिस वेक्टर इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1। ये आप समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि मॉड निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1/√3। तो अब देखिए ना, अपने इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस से आई कैप से एंगल है वो कितना निकल के आ गया, कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस थीटा इज 1/√3, सो थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3। और आई थिंक सब लोग फील कर पा रहे होंगे कि जे और के से भी एंगल सेम ही निकल के आएगा। बिकॉज आप देखिए फिर से अगर आप जे कैप से डॉट लेंगे तो भी जे के साथ डॉट 1 आ जाएगा, बाकी के साथ 0, के के साथ भी सेम आएगा। ये चीज अपन यहाँ और यहाँ नहीं बोल सकते, आप देखिए, बिकॉज यहाँ पे एंगल्स अलग आ जाएंगे। आप समझ पा रहे बात को, बिकॉज इसके अंदर -1/√3 आ जाएगा, इसके अंदर भी -1/√3 आ जाएगा। तो बाकी के तीन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड नहीं है अपने तीनों एक्सिस से। तो द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर इज ऑप्शन चॉइस 1। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये बात मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए cos थीटा का वैल्यू -1/√3 आता है तो ऑफ कोर्स थीटा जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा। इट इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3, है ना। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। एक्स के साथ में तो वो कुछ और बना रहा है और वाई और जेड के साथ में पाई माइनस दैट बना रहा है, तो इक्वली इंक्लाइन नहीं मानेंगे। सही है, ओके। वैसे एक और मैं छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, अगर ये सिंगल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो बेस्ट चॉइस ए है। वैसे देखा जाए तो वेक्टर्स में क्या होता है ना, एंगल का डायरेक्शन में मैटर कर जाता है ना, हेड हेड या टेल टेल के बीच में। तो कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर दो लाइंस के बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा तो पाई माइनस थीटा होता है ना। तो अगर अपना वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है तो इसका सप्लीमेंट्री जो कि ये हो जाएगा वो भी तो बनाएगा, तो ये वेक्टर में नहीं बोलेंगे। वेक्टर में अपन एंगल हमेशा हेड हेड या टेल टेल के बीच में लेंगे, इसीलिए पाई माइनस वाली चॉइस अपन ने रूल आउट कर दी। ठीक है, चलिए। ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स इन द रेशियो 1:2। बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन फॉर्मूले का एक रिवीजन करवाने के लिए क्वेश्चन। वो आपको कह रहे हैं कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है a + b, a वेक्टर + b वेक्टर, और दूसरा पॉइंट है आपके पास में 2a वेक्टर - b वेक्टर।
एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन दोनों के जॉइन को 1:2 में डिवाइड करे। तो कौन सी बड़ी बात है 1:2। मान लेते हैं ये एक्स फैक्टर, तो निकाल लीजिए एक्स फैक्टर। कितना निकल के आएगा एक्स फैक्टर 1 × 2a - b प्लस 2 × a + b। तो 2 × a + b का मतलब 2a + 2b अपॉन 1 + 2। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगा देना होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो एक्स फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा, आप देखिए 2a + 2a इज गोइंग टू बी 4a माइनस b + 2b इज गोइंग टू बी b डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर विच इज डी ऑप्शन चॉइस। ठीक है, ठीक है। एक साथ लगे हाथ में एक और चीज आपको बता देता हूँ। किसी को अगर लगे सर ये पॉइंट कैसे बोल रहे हैं, सर ये तो एक वेक्टर है, तो ये क्या लिख दिया सर अपन ने कि पॉइंट जिसका पोजीशन a + b दे रखा है। तो भाई जब कोई अपने को बोलता है कि एक पॉइंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, इसका मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करके जो वेक्टर आ रहा है वो बताया जा रहा है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं एक पॉइंट लो a वेक्टर, तो आप बोलोगे सर a तो एक वेक्टर है, वो पॉइंट कैसे हुआ। तो इसका मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं ओरिजिन बैठा होगा। ओरिजिन से जब अपन उसको ओरिजिन से जब अपन उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या फील कर सकते हैं कि वेक्टर आएगा। अगर ये वेक्टर a वेक्टर है तो उस पॉइंट को भी a वेक्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं i कैप + 2j कैप + 3k कैप चलूं, 1i + 2j + 3k, तो एक वेक्टर आएगा मेरे पास में। ओवरऑल आप फील कर पा रहे हैं, ये वेक्टर आएगा i + 2j + 3k। तो इस पॉइंट को भी अपन i + 2j + 3k बोल देते हैं। ये नोटेशन होता है। ठीक है भैया, तो कभी कंफ्यूज होता है कि सिर्फ पॉइंट की जगह वेक्टर कैसे लिख रखा है। ओके, उसके बाद में आते हैं इफ a and b आर यूनिट वेक्टर्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन a and b फॉर दिस टू बी ए यूनिट वेक्टर। ठीक है भैया, वो चाहते हैं कि ये जो वेक्टर है ना √3a वेक्टर - b वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर आ जाए यार। ठीक है, इंक सही नहीं है, बदल देते हैं। ये यूनिट वेक्टर आने का मतलब क्या होगा, इसका मॉड्यूलस 1 आ जाए, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस 1 आ जाए। ठीक है ना, तो बताइए कि a और b के बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने को रिवाइज करने को मिल रहा है। क्या होता है भाई फॉर्मूला, √, यहाँ पे आएगा √3 mod a का स्क्वायर, प्लस में आएगा mod b का स्क्वायर, और माइनस में आएगा 2√3 a.b इक्वल्स टू कितना आएगा 1। अब समझ पा रहे बात को, दिस द फॉर्मूला, इसके मॉड का स्क्वायर प्लस इसके मॉड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a.b। ठीक है, अच्छा बस सारी वैल्यूज हमें दे रखी, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर करने से यहाँ तो 1 ही रहेगा, क्या आएगा 3 mod a का स्क्वायर, और आपको a और b यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका मॉड इसलिए क्या हो जाएगा 1, तो 3 ही बन गया, ये भी 1 ही बन गया। जहां तक इसकी बात करें 2√3 a.b, व्हाट इज a.b, a.b इज mod b cos ऑफ थीटा। तो अगेन mod a mod b तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा। आई थिंक आई कैन लीव द कैलकुलेशन टू यू। cos थीटा आ गया, वेयर इज थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, वही आपको पूछा गया। तो भाई अगर हम चाहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर बन जाए तो cos थीटा का वैल्यू ये आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है बाय द वे, ये कट पिट के आ जाएगा अपने पास में √3/2, बहुत ही बढ़िया भैया। तो थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 30 डिग्री, आई एम सॉरी, सो इट इज 30 डिग्री। तो अपना ऑप्शन चॉइस क्या निकल के आ गया, पहला ऑप्शन चॉइस 30 डिग्री। ठीक है, ऑफ कोर्स एक छोटी सी बात, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या ही डिफरेंस आता फॉर्मूले में, यहाँ भी प्लस आ जाता। तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए भैया अब क्या बोल रहे हैं वो, इफ फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर से भैया इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। ठीक है, a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर है, बहुत बढ़िया। a क्रॉस b क्या होता है भैया, अपना a क्रॉस b, और उसका मॉड लिया जा रहा है, तो a क्रॉस b होता है mod a mod b साइन ऑफ थीटा इंटू n कैप। और अपन ने तो मॉड ले लिया, तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब, तो मैग्नीट्यूड ये होता है, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ पूरा पूरा वेक्टर। a क्रॉस b वेक्टर वैसे ये आता है, mod a mod b साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड होता है, और n कैप लगाते हैं। n कैप के बारे में आपको पता होगा, अगर दो वेक्टर मुझे ऐसे दे रखे हैं, तो ये a है ये b है, तो n कैप उनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर, आपकी तरफ भी पॉइंट कर सकता है, मेरी तरफ भी पॉइंट कर सकता है। मतलब बेसिकली a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए 1 होता है। ठीक है, बट ये सब अपन ने क्यों इग्नोर कर दिया n वेक्टर, क्योंकि ये तो डायरेक्शन बता रहा है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। देखो a क्रॉस b यूनिट वेक्टर, तो ये अपने को मॉड तो ये दे रखा है, और ये कितना दे रखा है मॉड बाय द वे 1। तो एक तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। उन्होंने ये भी बोला है कि a और b का मैग्नीट्यूड √2 है, तो रख दिया √2, ये भी √2 है और ये भी √2 है, तो यहाँ से आपके पास में साइन ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा बाय द वे थीटा किस किस के बीच का एंगल है, a और b के बीच का एंगल है ऑफ कोर्स, तो 1/2 आ गया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ गया। क्या पूछ रहे हैं अपने से, ही है व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन a एंड b, 30 डिग्री आ गया यार, π/6 है ना, समझ रहे हैं बात को। सो दिस इज a क्रॉस b, a.b होता है mod a mod b cos थीटा,
वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा खत्म। ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि वो एक वेक्टर तो उसका डायरेक्शन भी होता है। इस तरीके से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। ओके सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर बताइए कौन कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेक्टर के बीच में, वेक्टर के चैप्टर में पैरेलल कोलिनियर एक ही बात होती है। इसका रीजन क्या होता है कि वेक्टर जो होता है ना वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती, वो एक फ्री क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई मीन आप सोचो ना जरा, अगर तुमको 0 0 0 से 1 1 1 जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, 1 i 1 j 1 के। तो 0 0 से 1 1 1 में जो वेक्टर क्रिएट होगा वो होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर मुझे 1 1 1 से 2 2 2 जाना है तो क्या वेक्टर क्रिएट होगा, अगेन एक बार i चलना पड़ेगा, एक बार j एक बार k, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 0 से 1 1 1 का वेक्टर भी i प्लस j प्लस k है, 1 1 1 से 2 2 2 का भी i प्लस j प्लस k है। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेक्टर क्या बताता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना i चले, कितना j, कितना k। तो ऐसा वेक्टर फिक्स तो होता नहीं कि नहीं यही वाला i प्लस j प्लस k, नहीं कहीं पे भी हो सकता है i प्लस j प्लस k, है ना। तो वेक्टर इज अ फ्री क्वांटिटी। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक को उठा के मैं यहाँ भी रख सकता हूँ ना, तो वो कोलिनियर भी कहलाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए ना कौन कौन से पैरेलल है, खूब सारे हैं यार। देखो सी वेक्टर और ए बी वेक्टर भी पैरेलल है। अच्छा पैरेलल के अंदर भी दो बातें होती है, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल, है ना। तो लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल मतलब दोनों सेम तरफ पॉइंट कर रहे हो इस तरीके के, एंटी पैरेलल मतलब एक ऊपर पॉइंट कर रहा है लेटर से, एक नीचे पॉइंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा, इसलिए अपना सी डी वैक्टर और ए बी वैक्टर भी पैरेलल है। वैसे देखा जाए तो सी डी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ए बी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एक तरीके से एंटी पैरेलल है। फिर देखिए ना ए डी और सी बी भी पैरेलल है। ए डी वैक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू सी बी वैक्टर, है ना। ओके अच्छा और देखिए ना ए बी वैक्टर और बी ई वैक्टर, ए बी और बी ई ये भी तो पैरेलल है। आप समझ रहे हैं बात को, ये भी पैरेलल है क्योंकि सर तो कोलिनियर ही तो एक ही बात है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया, सी डी और ए बी को भी अपन कोलिनियर बोल सकते हैं, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके एक और बात वो बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया अपने को, मैंने कुछ ही बताए हैं, और भी पेयर्स ढूंढे जा सकते हैं, आप उसमें दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे ए बी और ए ई ये भी हो गया, एक ए बी ले लो एक ए ई ले लो, है ना, ये भी पैरेलल हो जाएगी। को इनिशियल, ये सब आपको डेफिनेशन रटवाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। को इनिशियल तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब जहां से वो चीज शुरुआत होती है, जो उस चीज की ना, इनिशिएट जहां से होती है। तो दो वेक्टर को हम को इनिशियल कब बोलेंगे, जब वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हो। तो कौन कौन से वेक्टर हैं आप देखिए जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस सी पॉइंट पे फोकस कीजिए, आपको देखो सी डी और सी बी एक ही तरफ से जाते मिलेंगे, है ना, एक ही पॉइंट से। ये भी सी से निकल रहा है, ये भी सी से, तो सी डी वैक्टर एंड सी ई वैक्टर एक को इनिशियल हो गए। और भी है देखो, ए से देख लो ए डी और ए बी, ये भी को इनिशियल हो गए, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी को इनिशियल है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया को इनिशियल का। और कौन कौन से हैं, ए डी वैक्टर एंड कौन सा वैक्टर, ए बी वैक्टर। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके भाई आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, क्योंकि बेसिक्स भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो देखिए बढ़िया है। चलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं 2i प्लस जे और i प्लस टू जे, बताओ कि क्या मॉड ए बराबर है मॉड बी है। तो है भैया, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 4 या 4 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये निकल के आएगा। तो ऑफकोर्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर वो बोल रहे हैं क्या दोनों वेक्टर बराबर है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं यार, वो अलग है, i प्लस 2 जे, ये 2i प्लस जे है। तो सिंपल सा कंसेप्ट बच्चे का चेक किया जा रहा है कि क्या बच्चे को पता है क्या कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होने से वेक्टर थोड़ी बराबर हो जाते हैं। ये दो वेक्टर लो, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेटर से, बट तो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होने पे वेक्टर भी सेम। तो इसका आंसर आएगा नो, है ना। इसका आंसर ऑफ कोर्स आएगा यस, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर सेम नहीं है। चलिए भाई ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखें जरा, क्या येलो इंक अवेलेबल है हमारे पास, अरे क्या बात है, वेरी गुड। हाँ भाई, द पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर दिस 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 दिस, 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको पकड़ा दिए, और फिर उसके बाद में शो दैट द वेक्टर डी बी इज, ठीक है। तो आपको 4 पॉइंट दे दिए। अब ये तो अपने को बताया नहीं कि ये कहाँ पर है, क्वाड्रिलेटरल या क्या है, तो मैं तो रैंडम बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा, हो सकता है एक ही लाइन में भी हो, मैंने तो रैंडम बना दिया है।
वो कहना चाह रहे डी बी वैक्टर बताओ, डी से बी की तरफ जाता हुआ डी बी वैक्टर। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझाने के लिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेक्टर जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इस पॉइंट की पोजीशन माइनस इस पॉइंट की पोजीशन, ठीक है। सो डी बी वैक्टर जो है तुम्हारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, बी का मतलब आई मीन ओ का ओ बी माइनस ओ डी, आप समझ रहे हैं, ओ बी माइनस ओ डी। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया, ओरिजिन से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है, तो ओ बी माइनस ओ डी है ना। तो ओ बी में से अगर ओ डी घटाएंगे तो आपको डी बी मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं भी एक और तरीके से आपको बता दूंगा, उसको आपको शायद फील भी आ जाएगा उससे ज़्यादा। सो ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ना, व्हाट इज ओ बी, आई मीन बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी वैक्टर, सिंपली बी वैक्टर, और ओ डी क्या दे रखा है, ओ डी दे रखा है ए माइनस टू बी, तो ए माइनस टू बी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3b वैक्टर माइनस ए वैक्टर। वही अपने को प्रूव करना है, देखो आ गया है ना। मेरे ख्याल से हर बच्चा अब AC अपने लेवल पे निकाल लेगा, क्योंकि AC निकालने के लिए क्या करना है, AC के लिए क्या करेंगे, C का वेक्टर माइनस A का वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओके, अगर आप में से किसी को ये कन्फ्यूजन है कि भाई ये कैसे हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर ये आपने D से B तक जाने के लिए भाई कहीं ना कहीं ओरिजिन बैठा होगा, ये OB माइनस OD क्यों किया, तो यहाँ से क्या ना, इस बहाने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी अपन देख लेंगे। तो थोड़ा फील करो ना, अगर मैं O से D तक जाता हूँ OD वेक्टर, और D से B तक जाता हूँ DB वेक्टर, तो क्या मुझे अल्टीमेटली OB वेक्टर नहीं मिल रहा, O से D तक गए, D से B तक गए, तो OB नहीं हो गया। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऐसे भी फील करो ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए, तो अल्टीमेटली आपके पास में कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग हुई, O से B तक। तो आप देखो यहाँ से DB का फॉर्मूला क्या निकल गया, DB वेक्टर सिंपली OB वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर विच इज OB वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर। अब देख पा रहे हैं ये, सो फाइनल माइनस इनिशियल, याद रहेगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगेन सिंपल सी एक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, जैसे अभी आपको A क्रॉस B बताया था, A डॉट B बताना चाह रहे हैं वो लोग, आपका दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, मॉड ए मॉड बी दे रखा है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या होता है A डॉट बी सिंपली मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो मॉड ए इज √3, मॉड बी इज 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। सो कॉस 60 होता है हाफ, तो अपना आंसर आ जाएगा √3, ठीक है ना। कॉस 60 के लिए हाफ होती है, वो कट जाएगी, सो हाफ इंटू 2 कट के अपना सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये अब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरली बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो बच्चे फटाफट कर लेते हैं, दिस इज प्रोजेक्शन, इसको देख लीजिए, रटना है अपने को, तो एक बार रट लिया अपने, अपना काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इफ A डॉट B इतना है और B इतना है, ठीक है भैया। A डॉट B 8 दे रखा है अपने को, और B वेक्टर अपने को बता रखा है 2i + 6j + 3k। तो क्या होता है ना, A का अगर B पे प्रोजेक्शन निकालना होता है, A का B पे प्रोजेक्शन, तो वो होता है A डॉट B अपॉन मॉड B का स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ पहले ये कैसे निकल के आया, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। देखिए क्या है, बेसिकली सोचो ना, अगर ये एक वेक्टर है, अच्छा बाय द वे मैं एक और छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, वेक्टर जो होता है ना वो एक फाइनाइट लेंथ का होता है। जनरली क्या आप लोग 6th 7th 8th में जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें आपको ये रे बताई जाती है, तो कुछ बच्चों को अगर ये गलत फहमी होगी, सर ये तो चलते ही जा रहा है, नहीं, ये वेक्टर का सिंबल अलग है, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हो गया, भैया इतनी लेंथ का वेक्टर है, ठीक है ना। और मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गया, बी वेक्टर है, तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन, है ना। ऑफ कोर्स एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो लेंथ गिरी है ये प्रोजेक्शन कहलाती है। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये लेंथ जिसको हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, ये मॉड ए कॉस थीटा नहीं हो गया, ये तो ए वेक्टर है, ये इसकी लेंथ होगी मॉड ए, है ना, तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा। और जहां तक कॉस थीटा की बात है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से, ठीक है। तो आप देखिए ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में सिंपली बचा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। एक छोटी सी गलती मैं यहाँ पे कर गया, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, कि यहाँ पे ए डॉट बी कैप आएगा एक्चुअली, है ना, आई मीन मॉड बी का स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी ए डॉट बी कैप, ऊपर बी कैप आएगा, मतलब जो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए डॉट बी का कैप, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बस समझ पा रहे हैं आप, मतलब ए डॉट बी का कैप, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना उसका कैप कर देंगे। कैप करने का मतलब आप समझते हैं, कैप मतलब उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। तो आप देखिए क्यों आया ये ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी का कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी, ठीक है। तो ए डॉट बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो चीज मैंने पहले लिख दी थी एक्चुअली
वो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वो मैंने गलत लिख दी थी, यूनिट वेक्टर आएगा यहाँ पर, है ना। या तो आप ये वाला फॉर्मूला रट लीजिए ए डॉट बी का कैप या फिर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक है। सो अपन निकाल लेते हैं, अपने को तो सारी चीज़ें दे ही रखी है ना। आपको जो फॉर्मूला सही लगे आप याद कर लीजिए। जैसे अभी है ना ये वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा इसके अंदर, आप देखिए बिकॉज ए डॉट बी आपको दे ही रखा है, तो अपना आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी वेक्टर का मॉड, तो इसका मॉड निकाल दे। इसका मॉड कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 36 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 7 आ गया यार, है ना। दिस इज 8/7 सिंपली आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल बट लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज बच्चों को जनरली फॉर्मूला याद नहीं रहता है। सो ए डॉट बी के आप इसको रट के रखें, ठीक है। ओके इस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी क्या कहना चाह रहे हैं वो अपने को कह रहे हैं भाई ए डॉट ए 0 है। ओके भाई, ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ, ए डॉट ए का मतलब हो गया मॉड ए का स्क्वायर। क्यों, ए डॉट ए का मतलब मॉड ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दो वेक्टर की एक वेक्टर का खुद से एंगल तो 0 ही होता है, तो ये देगा मॉड ए कॉस ऑफ 0 इज गिवन टू बी 0। कॉस 0 तो 0 नहीं होता 1 होता है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, मॉड ए ही 0 है, वेक्टर ही नल वेक्टर है, ठीक है। मॉड ए स्क्वायर 0 मतलब मॉड ए ही 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही 0 है, ठीक है। अच्छा साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि ए डॉट बी भी 0 है, खैर वो तो हो गई ना, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये 0 हो गया। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, तो अपन बोलेंगे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि मॉड ए 0 हो गया ना, तो ये पूरी चीज ऐसे ही 0 हो गई। अगर मॉड ए 0 नहीं होता तो फिर हम क्या कमेंट कर पाते, फिर हम बोलते, तो अभी तो अपन बोलेंगे भाई देयर इज नो कमेंट, है ना, नो कंक्लूजन, कुछ भी नहीं कह सकते अपन वेक्टर बी के बारे में। अच्छा एक और चीज सर, अगर क्वेश्चन में बोलते हैं मॉड ए 0 नहीं है तो भाई ऑफ कोर्स अगर मॉड ए 0 नहीं है तो या तो मॉड बी 0 होगा या कॉस थीटा 0 होगा। तो या तो अपन कंक्लूजन क्या देते हैं, या कि बी एक नल वेक्टर है या कॉस थीटा 0 है। कॉस थीटा 0 मतलब थीटा 90 है, मतलब ए और बी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम बोलेंगे कि या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा उस केस में अगर मॉड ए नॉन 0 होता तो, या वो आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है भाई। चलिए भाई ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रोजेक्शन का मेरे ख्याल से बिल्कुल, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। ए डॉट बी का कैप, ये प्रोजेक्शन है 4 दे रखा है अपने को, जो कि बन जाएगा ए डॉट बी कैप अपॉन मॉड ऑफ बी कैप बराबर 4। मेरे ख्याल से अब हर किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए और बी का अगर डॉट लेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए 2 लैम्डा, डॉट लेना सिंपल है, आई को आई से बढ़ा दो, जे को जे से, के को के से, प्लस 6 प्लस 12 होल अपॉन मॉड ऑफ बी का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4। आई थिंक एवरीबॉडी कैन सॉल्व फॉर लैम्डा, है ना। ओके भाई ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर ए एक यूनिट वेक्टर है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एक्स का मॉड निकाल के बताइए। ठीक सवाल है, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी नॉर्मल अलजेब्रा की तरह जो अपने नंबर का अलजेब्रा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए ना, अगर मैं इसमें करूंगा इसको डॉट तो कितना आएगा, एक्स डॉट एक्स माइनस आई मीन सॉरी प्लस में एक्स डॉट है। बाय द वे मैं आपको एक चीज लगे हाथ बता दूं, इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट इन साइन होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। थोड़ा फील भी कीजिए, एक का यूनिट वेक्टर आपकी तरफ आएगा अगर, तो दूसरे का मेरी तरफ आएगा, तो अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम ही होते हैं। फिर ए का एक्स से करेंगे तो माइनस ए डॉट एक्स, आप देख सकते हैं कट गया ये, और माइनस ए डॉट ए, है ना। तो इज इक्वल्स टू 8 दे रखा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अभी अपन ने बात करी पिछले क्वेश्चन में, ये मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8। ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 को उधर भगाओ तो मॉड एक्स का स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया। तो जो आपको मॉड एक्स पूछना चाह रहे हो कितना निकल के आ गया, 3। क्या क्लियर है? ओके, सो बेसिकली आप इसको आगे के लिए याद भी रख सकते हैं कि दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अल्टीमेटली यही आ गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डॉट इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ओके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, उनके बीच का एंगल 60 है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया आपको कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, 9/2 है। मॉड ए मॉड बी लिख देते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको बोल रखा है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, तो मॉड बी को भी मॉड ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कॉस ऑफ थीटा बोले तो कॉस ऑफ 60 डिग्री सामने 9/2। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल नाउ, बिकॉज मॉड ए निकल के आ गया 9 है ना, क्योंकि यार कॉस 60 1/2 आएगा, इससे कट जाएगा, तो मॉड ए का स्क्वायर 9 आ गया, तो मॉड ए कितना आ गया 3। एंड ऑफ कोर्स अभी अपन ने बात करी कि यही मॉड बी के भी बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 3 रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर ए वेक्टर ये है और बी ये है, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। मेरे ख्याल से दिस हैज बीन अ रिपीटेशन, आई थिंक एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट। इफ यू विश आई कैन राइट द फॉर्मूला अगेन, ए डॉट बी का क्या। ओके, और इसको देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 and 2 एंड व्हेन ए क्रॉस बी का मॉड इज 3। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए क्रॉस बी का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एन कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, आप देखिए इज इक्वल्स टू √3 एंड जस्ट पुट इन द वैल्यूज। ओके, मैग्नीट्यूड 1 है और 2 है तो अपन रख देते हैं साइन थीटा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज आप देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया √3/2, तो थीटा आ गया आपके पास में 60 डिग्री। π/3 इज द एंगल बिटवीन। ठीक है भाई, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट k प्लस j क्रॉस k डॉट j। ओके, सो इसको आप समझिए, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा ए क्रॉस बी के बारे में फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अगर अपन ने पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एन कैप, क्योंकि यहाँ पे हम एन कैप यूज करने वाले हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये प्लेन इमेजिन कीजिए एक है ना, जस्ट इमेजिन अ प्लेन। यहाँ पे एक प्लेन है मेरे पास में ऐसा हॉरिजॉन्टल, और एक वेक्टर ए बैठा है इसके अंदर, एक बी बैठा है। ठीक है, तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और सर वो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं कि बी क्रॉस है ना। इसके लिए अपन एक राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, अगर आप जानते हैं तो। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, ए पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ए पे रखेंगे, बी की तरफ घूम जाएंगे, तो जो हमारा थंब है वो आपको एन वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो इस केस में ए क्रॉस बी आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर बी क्रॉस ए निकालूंगा तो बी पे हाथ रखूंगा, बी क्रॉस ए जो पहले है वहां पे हाथ रखते हैं और दूसरे वाले की तरफ जाते हैं, तो बी क्रॉस ए में आप देखो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा वेक्टर, जस्ट अपोजिट साइड पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ना, अगर हम आई जे के को बनाते हैं तो ये आई कैप होता है भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस सॉरी। तो जब आप आई का क्रॉस जे से करोगे तो आप सोचो ना थोड़ा सा, आई पे हाथ रख के जे की तरफ जाओगे और आप कहाँ आ रहे हो, सोचो आई पे हाथ रख के जे की तरफ जाओगे तो के ही नहीं आ जाएगा। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे इज गोइंग टू बी सिंपली के कैप। कह रहे सर वो के कैप कैसे हो गया सर, वो कहीं और हुआ तो मैंने बता ही दिया, पहली बात तो वेक्टर तो फ्री होता है, और मैग्नीट्यूड सर, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा आई क्रॉस जे का। क्यों 1 होगा, आप सोचो ना, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। थीटा 90 है, साइन 91 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है वो के ही हो गया। तो के कैप डॉट के कैप, और जे क्रॉस के भी आई आ जाएगा, तो आई डॉट जे इज 0, के डॉट के का वैल्यू 1, आई डॉट जे का वैल्यू 0, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। क्या सवाल हमको समझ में आया, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आगे के लिए आप याद रख लेंगे, ये साइकिल में चलता है। साइकिल में चलने का मतलब आई जे एंड के, आई जे एंड के, आई क्रॉस जे के आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, एंड के क्रॉस आई जे आ जाएगा। ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बात याद रहेगी, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, show that the area of parallelogram having diagonal this and this is 5√3 square। अच्छा सवाल है, एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, ऐसा कुछ अपन फिगर बना लेते हैं, ठीक है, उसके डायगोनल्स की इक्वेशन आपको दे रखी है और एरिया निकालना है, तो काफी अच्छा सवाल है। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना सकते हैं, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मॉड, बट मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, इसको मैं a वेक्टर मान लेता हूँ, इसको मैं b वेक्टर मान लेता हूँ, तो ये भी a वेक्टर हो जाएगा, ये भी b वेक्टर हो जाएगा। एग्री करते हैं आप? तो आप देखिए ना, ये वाला डायगोनल ये भी वेक्टर हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया वेक्टर फ्री होते हैं, ये वेक्टर हो जाएगा, तो ये a प्लस बी नहीं हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी,
ये ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी नहीं हो गया? तो आपको एक वेक्टर ए प्लस बी दे रखा है विच इज, इसको अपन मान लेते हैं 3i प्लस जे माइनस 2k, एंड दूसरा जो वेक्टर है विच इज दिस, ये हो जाएगा b माइनस ए। क्यों b माइनस ए? आप सोचो ना, a प्लस b माइनस ए शुड गिव यू b, इट इज गिविंग यू b, सो b माइनस ए आपको दूसरा वाला दे रखा है i माइनस 3j प्लस 4 के। कैप नहीं लगा रहा, कैप ऑफ कोर्स लगाना चाहिए, अच्छी आदत है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a से a कट जाएगा, 2b वेक्टर आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा ऐड करने पे 4i माइनस 2j प्लस 2k, तो b वेक्टर आ जाएगा आपके पास में 2i माइनस j प्लस k। ऑफकोर्स ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे a वेक्टर भी निकाल लेंगे। अब आपके पास में a वेक्टर भी आ गया, आपके पास में b वेक्टर भी आ गया, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b। मॉड ऑफ a क्रॉस b मतलब a वेक्टर आ जाएगा, b वेक्टर आ जाएगा, उन दोनों का आप क्रॉस ले लेंगे और मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अपन इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, बिकॉज a क्रॉस b निकालने का मेथड भी रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। सो लेट मी सॉल्व इट कंप्लीटली। चलिए देखिए, तो a वेक्टर कितना आ जाएगा देखें जरा, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं ना, घटाने से b से भी कट जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2, तो i घटा देंगे तो 4j प्लस 2j, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 के भी, ठीक है ना। मेरा तो ये आ गया 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 1, ये मैंने क्या करा, आई जे के कंपोनेंट लिख लिए मैंने यार, है ना। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, तो पहले मैं a क्रॉस b वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए a क्रॉस b निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का जुगाड़ होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a क्रॉस b, आई जे के 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 1। सिंपली जो उनके कंपोनेंट है उनका अपने को डिटर्मिनेंट के अंदर क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं अपन। तो 2 माइनस 3 माइनस i 1 प्लस 6 7, तो माइनस 7j और माइनस 1 माइनस 5k, ये आ गया यार अपने पास में। इसका मॉड ले लिए तो a क्रॉस b आ गया। आप जानते हैं मॉड कैसे लेंगे इसका। सो व्हाट इज द मॉड ऑफ a क्रॉस b? मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 25, अंडर रूट ऑफ 75 इज द आंसर। क्या बात याद रहेगी? लगे हाथ में एक और बात आपको बताया था, वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ना, अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो पूरा एरिया मैं आपको कितना बता रहा हूँ, a क्रॉस b। तो अगर आपको कोई बोले इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसके दो साइड के अलॉन्ग वेक्टर बताएं, तो अपॉन 2 कर देंगे ट्राइंगल के लिए, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है वो दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है अपने पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके भाई, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, फाइंड लैम्डा, मैं कुछ मिस कर गया, हाँ, फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन लगनी चाहिए, है ना। कोप्लेनर का मतलब समझते हैं पहले तो अपन। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, है ना। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होंगे तो मैंने आपको बताया जैसे कि वेक्टर्स फ्री होते हैं तो क्या होता है कि दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। मान लो ऐसे हैं तो आपको लगेगा सर भी तो कोई प्लेन है ना, इनसे पास ही नहीं कर सकता सर, है ना, कि सर कैसे आप करवाओगे पास इसको। तो मैंने कहा फ्री है ना ये, इसको उठा के यहाँ रख दो। अब एक प्लेन आप फील कर पा रहे, पास करेगा उनसे, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होते तो आपको नॉन कोप्लेनर लगेंगे, पर मैं इसको उठा के यहाँ ले गया एक ही प्लेन में। तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं या बनाए जा सकते हैं, तीन की गारंटी नहीं है। आपने मान लो इसको ऐसे रख दिया और तीसरा वाला तो ऐसा था, तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि अगर एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा है, तो आप दो को एडजस्ट करोगे तो तीसरा बिगड़ सकता है ना। पहले तीसरे को एडजस्ट करोगे दूसरा बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से तीन की गारंटी नहीं होती है। तो सर कैसे चेक करेंगे? बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, देखो जरा, थोड़ा फील करो। मैं आपके सामने तीन वेक्टर एक प्लेन में बना रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, पर अगेन मैंने बताया हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं वेक्टर। तो मुझे बताओ अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा, ए क्रॉस बी वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, मेरी और आपकी तरफ। क्या वो सी के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए? ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर नहीं होगा? ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर तो होता ही है, तो डेफिनेशन है। और सी भी उन्हीं के प्लेन में बैठा है ए और बी के, तो वो सी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम कंडीशन बताएंगे कि ए क्रॉस बी का जो सी से डॉट है वो 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होना चाहिए? 0। उल्टा भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। बी क्रॉस सी का ए से डॉट ले लो या ए क्रॉस सी का बी से डॉट ले लो। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर फाइन, ठीक है ना। तो ये अपन कर सकते हैं। और आप सोचिए ना
ये करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सिंपली मैं समझाता हूँ कैसे। डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा, ए के पॉइंट लिख दो 1 3 1, 2 -1 -1 एंड लैम्डा आई मीन सॉरी 0, क्योंकि आप देखो आई मिसिंग है यहाँ पे, सो प्लीज पार्डन मी। तो यहाँ पे आएगा 0 लैम्डा एंड 3। इसको आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेंगे इजीली, लैम्डा आ जाएगा। अब सर ये कैसे आ गया डिटरमिनेंट एकदम से, तो आप सोचो ना जरा, अभी पिछले क्वेश्चन में लकीली अपन ने ए क्रॉस बी बनाया, ये क्वेश्चन कुछ आएगा 2 माइनस है ना 2 -3 आ जाएगा। फिर आप डॉट करोगे, जब आप डॉट करते हो तो आप सोचो ना, यहाँ पे अगर एक वेक्टर लिखा होता 2i प्लस कुछ भी है तो 2 ही तो भिड़ेगा इससे, 2 -3 से, क्योंकि आई से भिड़ता है। तो हम 2 को सीधे उठा के वहां रख दे तो अपना काम एक ही झटके में नहीं हो जाएगा। सो अगर आप इसको फील कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप आगे से इसको याद रख लीजिए। एग्जाम के अंदर आप सीधे लिख सकते हैं। इफ आंसर में कैसे लिखेंगे कि भाई सिंस दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर ए क्रॉस बी डॉट सी 0 विच इंप्लाइज डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, उनके कोफिशिएंट्स को ले लेके, है ना, यहाँ पे जैसे 1 है। हो गया काम अपना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चे इस तरह के कंसेप्ट में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से द सेम क्वेश्चन। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। दिस इज ओनली हाफ द चैप्टर। सो ये वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन 3D ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड देन दिस विल बी ओवर। ओके, थैंक यू।